खड़गपुर नाम की बस्ती में ढोंडू नाम का एक नमूना रहता था, जो किसी को तवज्जो नहीं देता था। हर वक्त अपनी जिद में मसरूफ रहता था और उलझ जाता था। क्यों जनाब ढूंढू, कैसी है भैंस की तबीयत? जनाब, भैंस का तो इंतकाल हो गया। क्यों, किसी तबीब को क्यों नहीं बुलाया था? तबीब आता तो 200-400 का नुकसान हो जाता। अरे खप्ती, अब 2 लाख की रकम का नुकसान हुआ, उसका क्या? मन मर्जी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मी की इब्तिदा होने वाली थी। ढोंडू ने तरबूज की खेती करने की सोची। बाजार से बीज लेकर आया और बो दिए। खाद और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में तरबूज के तने निकलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत में आया और उसने देखा कि किसी भी तने में फल नहीं आया था। ये देखकर ढोंडू मायूस हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे पौधे उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सब तने उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी तना बचा था। ढोंडू उसको भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर तने पर लगे एक छोटे से तरबूज पर पड़ी। इस बेल को हिफाजत से रखता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने में उम्दा रहेगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर तशरीफ ले आया। कुछ दिन गुजर गए। तने पर लगा तरबूज बड़ा होने लगा, रोज रोज बड़ा होने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते कोहे तूर जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत पर आया तो तरबूज को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तरबूज पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चीखने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पर पहुंच गया और तरबूज को देखकर वो हैरत ज़दा हो गया। ये तरबूज है या पहाड़? ऐसा तरबूज तो जिंदगी में देखना नसीब ही नहीं हुआ। फिर क्या था, आसपास के सारे माशरे में ये बात फैल गई और कुछ ताजिर तरबूज के दाम लगाने ढोंडू के गांव पहुंच गए। नीलामी शुरू हुई और आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया। 2 लाख रकम अदा करूंगा, बेचोगे? अरे खप्ती हो गए हो क्या? जिसायत देखी है? जिसायत ही तो मुश्किल है, काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो गोदाम में रखना पड़ेगा। हमारी भी तो परेशानियां बढ़ेंगी। 2 लाख में बात पक्की करो। फिर भी ढोंडू नहीं माना और ताजिर चले गए। एक दिन ढोंडू अपने दोस्त के तरबूज की दुकान पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त ग्राहक को तरबूज बेच रहा था। क्यों रे, तरबूज सुर्ख तो है ना अंदर से? अरे जनाब, मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर से घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती सोच पैदा हुई। ढोंडू दोस्त से बोला, अरे तरबूज क्यों खाते हैं लोग? गर्मी को दूर करने के लिए। गर्मी को दूर करने के लिए तरबूज को खा सकते हैं तो उसमें रिहाइश भी तो बना सकते हैं। फिर क्या, ढोंडू वहां से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। तरबूज में एक सुराख बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रिहाइश के लिए आएंगे। कारीगर ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते एक हफ्ते के दरमियान तरबूज में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने हर ओर तरबूज घर की तारीफ करना शुरू कर दी। एक दिन ढोंडू तरबूज के सामने खड़ा था। तभी वहां एक आलीशान गाड़ी आकर रुक गई, जिसमें से एक जोड़ा उतरकर ढोंडू के करीब आया। ढोंडू आप ही हो? जी फरमाइए।
हमारा अभी अभी निकाह हुआ है। हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके तरबूज घर में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना पैसा लोगे? 2 लाख। फिर क्या था, धोंडू वहाँ से भागा और दोनों तरबूज घर में अपनी सुहागरात मनाने लगे। फिर धोंडू ने तरबूज घर में एक रेस्तरां भी खोल दिया और उसका मुनाफा भी बढ़ने लगा। बड़े बड़े नामचीन अदाकार, क्रिकेटर सुहागरात मनाने तरबूज घर में आने लगे और धोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक अजायब घर के कुछ लोग वहाँ आए और बोले, हम ये तरबूज अजायब घर में रख लेंगे, बताओ क्या कीमत लोगे? मैं इसे बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बारिश के दौरान यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल के रखेंगे। फिर भी धोंडू नहीं समझा और जो होना था वही हुआ। गर्मियों के खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई और तरबूज घर में ताला लगाना पड़ा। अब कोई तरबूज घर नहीं आना चाहता था। बारिश की वजह से धोंडू भी 2 हफ्ते घर में कैद रहा। जैसे ही बारिश थमी, धोंडू खेत में पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा कि तरबूज घर जमीन पर गिर चुका था। खौफनाक बदबू फैली हुई थी। ये देखकर धोंडू सीना पीट पीट कर रोने लगा। या खुदा, ये क्या हो गया? या खुदा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगर मैं अजाब घर वालों की बात मानता, पैसे भी मिलते और सम्मान भी। अब तो सब खत्म हो गया। इस तरह धोंडू की मनमर्जी उसकी बर्बादी की वजह बन गई। राघव और लीला बाबा जान के इंतकाल के बाद अपनी माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को वजीफा मिलता था, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन एक रोज नानी की अचानक तबीयत खराब हो गई। नानी ने राघव लीला को अपने पास तलब किया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक तिलिस्मी। नानी, नानी, इस घर में तिलिस्मी क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही इंतकाल फरमा गई। नानी के मुंतकिल होने के बाद वजीफा मिलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद राघव का कुनवा पैसों की परेशानी की वजह से मुसीबत ज़दा हो गया। ये क्या अम्मी, आज सिर्फ खाने में रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। कल से मैं घर जाकर लोगों के कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। अम्मी, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है अम्मी, मैं रात में चौकीदारी का काम करूंगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी फिक्र रहती। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो बच्चों। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ना ही तुम लोगों को अच्छा खिला पा रही हूँ और ना अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। ईद पर लीला ने पूरे घर की सफाई करना शुरू की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार डिब्बा मिला।
इस डिब्बे में क्या है? लीला ने वो डब्बा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिब्बा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो डिब्बा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये डिब्बा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से वो डिब्बा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। लगता है ये डिब्बा अंदर से बहुत मजबूत है, इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी ला कर दे दो। अचानक वो डिब्बा खुल गया और उसमें से आवाज आई, ये लो मजेदार खिचड़ी। अरे, ये आवाज किसकी है और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? मैं एक तिलिस्मी डिब्बा हूँ। मुझ में एक बार दिन में खाने की कोई भी एक फरमाइश कितनी भी तादाद में मांग सकते हो, लेकिन ख्याल रखना मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खोलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी आखिरी वक्त में कुछ कह रही थी तो वो इस घर में रखी किसी तिलिस्मी चीज के बारे में हमसे कहना चाह रही थी। हाँ, मुझे याद है। लगता है नानी इस तिलिस्मी डिब्बे के बारे में ही जिक्र कर रही थी। तिलिस्मी डिब्बा मिलने पर राघव और लीला बेपनाह खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता। एक रोज राघव पूरे शब चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मिजाज बहुत खराब था, क्योंकि पिछली शब उसे मालिक ने डांटा था। लीला, खाना लाओ। अरे लीला, कहाँ चले गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो घर में कोई नहीं होता। राघव तिलिस्मी डिब्बे से खाना मांगता है, मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई डब्बा खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना मांग चुकी होगी। राघव बावर्ची खाने में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। राघव गुस्से में तिलिस्मी डिब्बा तोड़ देता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब लीला और माँ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तिलिस्मी डिब्बा टूटा हुआ है। राघव, उठो, ये तिलिस्मी डिब्बा कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने तिलिस्मी डिब्बे का खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं भी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूड़ी, ये इसलिए मैंने मचान पर रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर बावर्ची खाने में घुस जाती थी और खाना खराब कर देती थी। तब राघव को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। रामनगर में अमित अपने बड़े भाई सुमित के साथ रहता है। अमित के अम्मी अब्बू बचपन में ही गुजर चुके हैं और अब सुमित ही उसकी देखभाल करता है। एक दिन अमित की आंखों में आंसू देखकर सुमित उससे पूछता है, क्या हुआ छोटे, तुम रो रहे हो? कुछ नहीं भैया। क्या तुम्हें अम्मी अब्बू की याद आ रही है? नहीं तो, मेरे तो अम्मी और अब्बू दोनों आप ही हो, मुझे किसी की याद नहीं आती। इतना कहकर अमित अपने बड़े भाई सुमित के गले लग जाता है। कभी कभी मुझे बेहद डर लगता है कि कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमित और उसका भाई दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अमित स्कूल के लिए तैयार होते हैं। उसका भाई सुमित उसे हमेशा अपनी स्कूटी पर स्कूल छोड़ने जाता है। भैया, हेलमेट पहन लो। तुम्हारे स्कूल के रास्ते में पुलिस वाले नहीं मिलेंगे। भैया, हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए है। अरे यार, लगता है तू मुझसे भी बड़ा हो गया है। अपने छोटे भाई अमित की बात सुनकर सुमित हेलमेट पहन लेता है। देखा, आप हेलमेट में कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, अब बैठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
अमित को स्कूल छोड़ने के बाद सुमित स्कूटी लेकर घर वापस आ जाता है। शाम को सुमित स्कूटी लेकर अमित को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है, पर उसने हेलमेट नहीं पहनी है। रास्ते में चलते हुए बेहद तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सड़क पर फिसलन हो जाती है। ओहो, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है। अब तो तेज चलना पड़ेगा। सुमित स्कूटी और तेज चलाता है। फिसलन की वजह से सुमित की स्कूटी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। उसकी स्कूटी सड़क पर रगड़ती हुई बहुत दूर तक चली जाती है, जिससे उसके सिर में बहुत चोट लग जाती है और सिर से खून बहने लगता है। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही होती है। कार में बैठा आदमी सुमित को गिरा हुआ देखकर उसके पास आता है। अरे, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसे जल्दी से अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। ये आदमी सुमित को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दूसरी ओर सुमित का छोटा भाई अमित स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसका इंतजार कर रहा है। आज तो बहुत देर हो गई, भैया कहाँ चले गए? बारिश भी तेज हो रही है, लगता है भैया की स्कूटी खराब हो गई। अमित पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है, पर अभी भी धीमी धीमी बारिश हो रही है और वो भीगते हुए घर पहुंच जाता है। वो सुमित को बहुत ढूंढता है, पर उसे सुमित कहीं नहीं मिलता। तब उसे कहीं से पता चलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अमित दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। भैया, आप कैसे हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप कैसे हैं भैया? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपका छोटा भाई अमित हूँ। मैं कौन हूँ? अरे, तुम कौन हो? मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी डॉक्टर आते हैं। इनके सिर पर चोट लगने से इनकी याददाश्त जा चुकी है और ये सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर अमित रोने लगता है और वापस घर आ जाता है। काश मेरे भैया ने हेलमेट पहनी होती तो उनके सिर पर चोट नहीं लगती और आज वो मुझसे दूर नहीं होते। अब मैं किसी को भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी नहीं चलाने दूंगा। हर किसी को हेलमेट पहनाऊंगा। वो बैठकर टीवी पे कार्टून देखता है। एक मजदूर एक खदान में पत्थरों से बचने के लिए तरबूज का हेलमेट बनाता है। वहाँ से उसके दिमाग में आइडिया आता है, अब मैं भी तरबूज का हेलमेट बनाऊंगा और लोगों को गिफ्ट करूंगा। अमित बाजार से बहुत सारा तरबूज खरीद कर लेके आता है और उसके अंदर का गूदा निकालकर उनसे हेलमेट बनाता है। इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके बहुत सारे हेलमेट बनाता है और उन्हें लेकर वो सड़क पर चला जाता है। अब उसे सड़क पर जो भी बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटी चलाता हुआ दिखता है, वो उन्हें अपना बनाया हुआ तरबूज का हेलमेट देता है। ये लो, हेलमेट पहन लो। अमित को ऐसा करते हुए ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं और उसके पास आते हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? एक्सीडेंट में मेरे भाई की याददाश्त चली गई। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो ये सब नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद सभी लोग 2 व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहने। ये लो, ये असली हेलमेट है, इनको बांटो। ये अच्छे, मजबूत और टिकाऊ हैं। अमित इन हेलमेट को लेकर वहाँ से चला जाता है और लोगों को अब असली हेलमेट बांटने लगता है। देखो, ये छोटे बच्चे के कितने अच्छे ख्याल हैं। हम इसकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले बिना हेलमेट के मुसाफिरों का चालान काटने की बजाय उन्हें हेलमेट देने लगते हैं। अमित और ट्रैफिक पुलिस वालों को तरबूज का हेलमेट बांटते हुए मीडिया वाले देख लेते हैं और इस खबर को सभी समाचार चैनलों पर दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, जिससे सरकार भी सभी 2 व्हीलर वाहनों की कंपनी को आदेश देती है कि वो आज से किसी भी नए वाहन को बेचे तो हेलमेट भी साथ में दे और जो वाहन पहले बिक चुके हैं
हर कंपनी अपने अपने ग्राहक को एक एक हेलमेट गिफ्ट करे। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आज से सब लोग हेलमेट पहनेंगे और पूरे देश में सभी लोग हेलमेट पहनकर वाहन चलाने लगे। देखना, अब हमारे देश में एक्सीडेंट से बहुत कम लोग मरेंगे। हेलमेट पहनने की ये पहल अमित ने शुरू की और पैसे न होते हुए भी लोगों को तरबूज का हेलमेट बनाकर दिया। इसलिए अमित अब पूरे देश में तरबूज हेलमेट वाले के नाम से मशहूर हो गया। सरकार अमित को इस काम के लिए इनाम देती है और साथ ही उसके भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। अब उसके भाई की याददाश्त वापस आ जाती है। अमित अपने बड़े भाई सुमित से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अमित को आता हुआ देख सुमित दौड़ता हुआ उसके गले लग जाता है। कैसा है छोटू? मैं ठीक हूँ भैया, अब आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। सुमित के ठीक होने की खुशी में अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ रे पगले, अब क्यों रो रहा है? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा और कभी भी बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलाऊंगा और ना ही किसी को चलाने दूंगा। अब अमित और सुमित घर आ जाते हैं और दोनों मिलकर एक हेलमेट की बड़ी सी दुकान खोलते हैं और उस दुकान का नाम तरबूज हेलमेट वाला रखते हैं। सीख, हमारे देश में हर दिन कई हजार लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अगर सभी लोग टू व्हीलर वाहनों में हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या को बहुत कम किया जा सकता है। डेरा गांव में एक खानदान रहता था जिसमें 2 भाई और उनकी बेगम रहती थीं। अशोक बड़ा भाई था, वो घर की बागडोर संभालता था। अशोक तरबूज उगाता था। अजय जो कि उसका छोटा भाई था, बड़े भाई की वो खेती में मदद करता था, पर वो मन से काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती थी। अशोक और अजय पूरा दिन खेत में ही रहते थे। एक दिन अशोक को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। मैं खाद और बीज के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम खेत का और तरबूजों का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। जी भैया, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं बिल्कुल ख्याल रखूंगा। अशोक काम से चला जाता है, लेकिन अजय ठीक से तरबूज की उगाई का ख्याल नहीं रखता। वो न वक्त पर पानी देता और ना ही छोटे कीड़ों से उसे बचाता है। भैया, मैं देख रही हूँ कि आप फसल का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो देखने के लिए नहीं है, ऐसे में तो फसल बर्बाद हो जाएगी। भाभी, आप फिक्र ना करें, फसल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। अजय ऐसी नादानी में फसल का नुकसान कर देता है। एक दिन अशोक के आने से पहले जब अजय फसल को देखने जाता है तो जितने भी बीज रखे थे और तरबूज आए थे वो सब खराब हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? मेरी थोड़ी सी नादानी की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। अब मैं भैया को क्या जवाब दूंगा? अगले दिन अशोक आ जाता है। अशोक ये सब देखकर बहुत नाराज होता है। मैंने तुम्हें ठीक से ख्याल रखने को कहा था, लेकिन तुमने फिर भी नादानी की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या खाएंगे हम? अब कहाँ से कमाई होगी? भैया माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार का मौका नहीं दूंगा मैं। तुम अब मेरी मदद नहीं करोगे। जाओ, अपना खुद का काम ढूंढो और कमाओ, मैं इसमें से कोई हिस्सा नहीं दूंगा तुम्हें। अजय दुखी होकर वहां से चला जाता है। अजय बहुत दिनों तक दूसरा काम ढूंढता है, लेकिन किसी और के यहाँ काम ना मिलने पर और भाई के भी अपने पास ना रखने पर वो निराश होकर घर वापस लौट आता है। मैंने बहुत दिनों से जगह जगह पर काम ढूंढा, पर कहीं पर काम नहीं मिला। अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, क्या खाएंगे हम? तभी अजय की पत्नी को एक तरकीब सूझती है। मेरे अब्बू के पास आलू की खेती है, हर वक्त बहुत से आलू उनके पास बच जाते हैं। उनसे आलू लेकर हम भेलपूरी बनाकर गांव में बेच सकते हैं। वैसे भी हमारे गांव में कोई भेलपूरी वाला नहीं है। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, हम ये सब कर सकते हैं। अगले ही दिन अजय अपने ही पत्नी के मायके से बचे हुए आलू ले आया और एक ठेला लगाकर
भेलपुरी बेचने लगा। अजय का धंधा चलने लगा। गांव के बहुत से लोग उसके पास खाने आने लगे। अब हमारा काम अच्छा चल रहा है। अगर तुम्हें भी मदद के लिए आना है तो आ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। ग्राहक इतने बढ़ गए कि अजय की पत्नी को भी उसकी मदद के लिए आना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। अरे, कुछ दिनों से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। ऐसे तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि हमारे गांव में ही हमें देखकर किसी ने भेलपुरी की दुकान खोल दी है। अगर ऐसी बात है तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या हमें एक के साथ एक भेलपुरी फ्री देनी चाहिए? नहीं, ऐसे तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर क्या करें जिससे हमारा काम बंद होने से बच जाए? हमें कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। अजय अपने खेत के पास से ही गुजर रहा होता है। अपने भाई से उसका हालचाल पूछने जाता है। कैसे हो भैया? अब मैं ध्यान लगाकर अच्छे से काम करने लगा हूँ। आप कैसे हो और काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे सारे तरबूज नहीं बिक रहे और जब तक और ऑर्डर आता है तब तक वो पड़े हुए तरबूज खराब हो जाते हैं। तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। अरे भैया, ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कुछ करता हूँ। अजय घर जाकर अपने खेत के बारे में सोचता है। क्यों ना मैं बचे हुए तरबूज को अपनी भेलपुरी में इस्तेमाल करूं? भैया से खरीद कर उनकी कमाई और यहाँ उसे भेल में मिलाकर अपनी कमाई बढ़ा दूं। अलग भेल देखकर गांव वाले मेरी दुकान में भेल खाने आएंगे, जिससे मेरा ठप पड़ा काम बढ़ जाएगा। अगले ही दिन अजय ने होनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, तरबूज भेलपुरी, और तरबूज फ्लेवर्ड भेलपुरी बेचना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लग गई। इसी तरह वो अपने भाई से तरबूज लेता रहा और तरबूज भेलपुरी बेचने लगा। लेकिन अजय की बीवी तरबूज के निकले कवर से परेशान थी। उसने ये बात अपने शौहर अजय से कही। घर के पीछे तरबूज के छिलके रखे हुए हैं, वो खराब हो रहे हैं, उनका क्या करें? उनका कहाँ कुछ करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं या खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भेल के लिए कटोरी की तरह इस्तेमाल करें। ये तो तुमने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई। अगले ही दिन से तरबूज के अंदर भेल बेचना शुरू किया अजय ने। सारे ही ग्राहकों को ये बेहद पसंद आया। इतनी अच्छी सोच के लिए उन्हें कई इनाम भी मिले। अजय की तरबूज भेल बहुत से गांव में मशहूर हो गई। अजय के भाई को अजय पर फक्र हुआ और उसने कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने काबिल हो। मुझे तुम्हें इतना सुनाना नहीं चाहिए था। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, माफी मत मांगिए। अगर उस दिन आप नहीं कहते और मुझे काम से नहीं निकालते तो आज मैं इतना आगे नहीं आ पाता। इस सब के बाद दोनों एक अच्छे खानदान की तरह साथ में रहने लगे और अपना काम और भी गांव में बढ़ाने लगे।